फर्स्ट द सेल। व्हाट इज सेल? सेल होता क्या है? तो सेल इन लैटिन वर्ड मीन्स लिटिल रूम। लैटिन वर्ड सेल क्या एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्मॉल रूम। अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल एक बेसिक फंक्शनल, स्ट्रक्चरल और बायोलॉजिकल यूनिट होती है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल, functional and biological unit of all living organisms. Our next topic is discovery of cell. Who discovered the cell? Cell was first discovered by Robert Hooke in 1665. सेल को सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर करा था। और ये बात याद रखना कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। He observed the cells in cork slice. कहाँ पर सेल को ढूंढा गया था या फिर कहाँ पर रॉबर्ट हुक ने सेल्स को फर्स्ट टाइम देखा गया था? तो कॉक स्लाइस में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को देखा विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। किसकी हेल्प से? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से। नेक्स्ट आता है एवी लियोन हुक फर्स्टली ऑब्जर्व लिविंग सेल इन पॉन्ड। अब आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि लिविंग सेल्स को फर्स्टली किसने डिस्कवर करा था? तो इसका आंसर है एवी लियोन हुक। ओके, देन सेल थ्योरी। Who discovered cell theory? तो Matthias Schleiden and Theodor Schwann gave the cell theory. Okay. Rudolf Virchow. रूडोल्फ विर्चो ने पहली बार बताया था कि जो नए सेल्स है वो पुराने सेल्स के खत्म होने पर बनते हैं। रूडोल्फ विर्चो in 1855 first explained that the pre-existing cells divide and new cells are formed. नाउ अब अपन देखेंगे कि सेल थ्योरी क्या है, क्या क्या पॉइंट्स आते हैं सेल थ्योरी के अंदर। तो ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। और फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि सारे ऑर्गेनिज्म एक या एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं। सेल इज द मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अपन को पता है कि सेल क्या है? फंक्शनल, स्ट्रक्चर और बेसिक यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये किसने दिया था? रूडोल्फ विर्चो ने। जितने भी नए सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल्स के एग्जिस्ट होने पर बनते हैं। और इस सेल थ्योरी का एक एक्सेप्शन भी है, वो है वायरस। वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट, यूकैरियोटिक सेल। जनरली सेल आर लार्जर इन साइज। तो यूकैरियोटिक सेल के जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल से बड़ी होती है। यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। और प्रोकैरियोटिक की सेल छोटी होती है यूकैरियोटिक के कंपैरिजन में। यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स ये सब होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्जी अपैरेटस ये सब नहीं होते हैं। यूकैरियोटिक सेल की सेल साइकिल अबाउट 12 to 24 हार्स की होती है। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है 80s। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल साइकिल बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, अबाउट 20 to 60 मिनट। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 80S टाइप का होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम 70S टाइप का होता है। यूकैरियोटिक सेल में एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस होते हैं जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस नहीं होते। अब बहुत सौ के माइंड में आ रहा होगा कि न्यूक्लियोलस होते क्या है, या फिर जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है ना उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। यूकैरियोटिक सेल में सेप वैक्यूल प्रेजेंट होता है जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेप वैक्यूल नहीं होता। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई हो। थैंक यू। Our first topic is introduction of cell wall. Cell wall is a rigid
बट फ्लेक्सिबल कवरिंग ऑफ द सेल। सेल वॉल कैसी होती है? रिजिड होती है बट फ्लेक्सिबल होती है। और सेल वॉल क्या है? आउटरमोस्ट कवरिंग है सेल की। इट इज़ लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। ये कहाँ पर होती है? सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड, यानी सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है? सेल वॉल होती है सेल में। इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। मतलब सेल की शेप बनाती है, उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। It is also protect the cell from the mechanical injury and infection. क्या करती है सेल वॉल? सेल वॉल सेल को प्रोटेक्ट करती है किसी भी मैकेनिकल इंजरी या इन्फेक्शन से। सेल वॉल आर पर्टिकुलरली फाउंड इन प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी एंड सम आर्की बैक्टीरिया। सेल वॉल किन किन में मिलती है? प्लांट्स में मिलती है, फंजाई में मिलती है, बैक्टीरिया में मिलती है, एल्गी में मिलती है और कुछ आर्की बैक्टीरिया में मिलती है। आर्की बैक्टीरिया जनरली क्या होती है? कौन से किंगडम में आते हैं? किंगडम मोनेरा में आते हैं आर्की बैक्टीरिया। वह आपने नोटिस करा होगा, यहाँ पर एनिमल्स नहीं लिखा हुआ क्योंकि एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलती है। चलो अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है अपना सेल वॉल इन डिफरेंट स्पीशीज। तो सबसे पहले अपन देखते हैं बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरिया में सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। फिर आता है फंजाई। फंजाई में सेल वॉल किसकी बनी होती है? काइटिन की। नेक्स्ट इज एल्गी। एल्गी में किसकी बनी होती है सेल वॉल? ग्लाइकोप्रोटीन की और पॉलीसेकेराइड की। और प्लांट सेल, ये तो आप लोग जानते ही होंगे किसकी बनी होती है? सेल्लोज की। प्लांट सेल में किसकी बनी होती है? सेल्लोज की। और एनिमल सेल में तो होती ही नहीं है सेल वॉल। अब अपन पढ़ेंगे सेल फंक्शन। The essential function of the cell include: the cell provides support and structure to the body. सेल क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट और स्ट्रक्चर। यहाँ पर स्ट्रक्चर का मतलब है शेप प्रोवाइड करता है सेल को। सेल वॉल्स क्या प्रोवाइड करती है? शेप प्रोवाइड करती है और उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ बाय माइटोसिस, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, प्रोवाइड्स एनर्जी एंड अलाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ये किस में मदद करती है? रिप्रोडक्शन में मदद करती है। सेल के अंदर मटेरियल्स को अलाउ करने का काम करती है। एंट्री और एग्जिट का मतलब कि कौन सा सब्सटेंस अंदर जाना चाहिए सेल के और कौन सा नहीं जाना चाहिए। और ये सेल को एनर्जी भी प्रोवाइड करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और फर्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है और किसने इसको डिस्कवर करा है? न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर करा है? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब? 1831 में। इट इज़ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। क्योंकि ये पूरे सेल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? सेल के सेंटर में। It acts as major controlling center of the cell and called brain of cell. ये किसका काम करता है? सेल को कंट्रोल करने का काम करता है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस के वेरियस कंपोनेंट्स। तो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। नंबर 1 इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane called nuclear membrane. न्यूक्लियस जो किससे? साइटोप्लाज्म से, जिस मेम्ब्रेन से सेपरेट रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। एज कंपेयर टू द प्रोटोप्लाज्म इनसाइड द सेल, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। जैसे आपने देखा है जिस तरह से प्रोटोप्लाज्म सेल के अंदर होता है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस के अंदर का प्रोटोप्लाज्म है उसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। द न्यूक्लियोलस वॉज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय फोंटा। न्यूक्लियोलस किसने डिस्कवर करा था फर्स्ट टाइम? फोंटा ने। द मेन फंक्शन टू सिंथेसाइज rRNA एंड स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन इट्स डीएनए। इसका मेन फंक्शन क्या है? rRNA को सिंथेसाइज करना और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कहाँ पर? डीएनए में स्टोर करना।
ये तो था अपना वेरियस कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। देन अपन इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक है तो जस्ट इग्नोर इट। ये अपना न्यूक्लियस का डायग्राम है। सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं अपन आउटर मेम्ब्रेन। फिर इसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन। बिल्कुल अंदर में आप ये बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट देख रहे हैं, ये है न्यूक्लियोलस। ये पूरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर का फ्लूइड, न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड। ये था अपना न्यूक्लियोलस का डायग्राम। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। पहले हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। Each cell has certain specific components performing special function. हर एक सेल के पास स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। Each organelles constitute various components are endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria, plastids and vacuoles. सेल ऑर्गेनेल्स में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड वैक्यूल्स। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was discovered by Albert Claude and Keith Potter in 1945। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने डिस्कवर करा था? एल्बर्ट क्लाउडे ने एंड कीथ पॉटर ने 1945 में। The endoplasmic reticulum is a network of membranes within eukaryotic cells। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का, किसके अंदर? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस। ये क्या करता है? प्रोटीन और लिपिड्स का सिंथेसिस करता है। And is also involved in calcium storage and other metabolic processes। और ये क्या करता है? कैल्शियम को स्टोर करता है और दूसरी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी हेल्प करता है। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू फॉर्म्स में एग्जिस्ट होता है। पहली है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनदर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिन मेम्ब्रेन्स की सरफेस में अगर राइबोसोम्स मिलते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और अगर मेम्ब्रेन्स की सरफेस में राइबोसोम्स नहीं मिलते तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड एंड स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोरेज भी करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में भी काम आता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूबुल्स टाइप स्ट्रक्चर है ये है सिस्टर्न है। और अगर सिस्टर्न की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है तो वो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है तो वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो डॉट डॉट है ये राइबोसोम्स है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं गोल्जी अपैरेटस। The Golgi was first reported by Camillo Golgi in 1898। तो गोल्जी को फर्स्ट किसने रिपोर्ट किया था? कैमिलो गोल्जी ने, यानी कि फर्स्ट टाइम गोल्जी अपैरेटस को किसने डिस्कवर करा? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में। द गोल्जी अपैरेटस ऑल्सो नॉन एज द गोल्जी बॉडी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी अपैरेटस को और किस किस नाम से भी जाना जाता है? गोल्जी बॉडी से और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। इज अ सेल ऑर्गेनेल फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। इट फंक्शन एज अ प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग सेंटर फॉर प्रोटीन एंड लिपिड्स। प्रोटीन और लिपिड्स का क्या ये? इसका मेन फंक्शन ये है कि प्रोसेस और पैकेज करता है किसको? प्रोटीन और लिपिड्स को। ये गोल्जी अपैरेटस का डायग्राम है। इसमें आप देख सकते हैं ये सिस्टर्न है और नीचे छोटे छोटे जो सर्कल्स है वो है माइक्रोवेसिकल। ऊपर की ओर ये वैक्यूल्स है। ये गोल्जी अपैरेटस का। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन enclosed organelles that contain array of enzymes capable of breaking down all types of biological polymers, protein, nucleic acid, carbohydrates and lipids। लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन enclosed organelles यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है
जिसमें एंजाइम्स होती है, जो एंजाइम्स किसको तोड़ने में काम आती है, प्रोटीन्स को, न्यूक्लिक एसिड को, कार्बोहाइड्रेट को और लिपिड्स को तोड़ने में काम आती है। दे आर ऑल्सो नोन एज सुसाइड बेग्स ऑफ द सेल, इनको अपन क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग्स भी बोलते हैं। लाइजोसोम आर ऑल्सो नोन एज स्केवेंजर्स ऑफ द सेल, इनको अपन स्केवेंजर्स ऑफ द सेल भी बोलते हैं बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ रिमूविंग द सेल डेब्रिस having dead and non-functioning cell organelle by digesting them। तो ये लाइसोसोम का क्या फंक्शन होता है, क्यों अपन इसको सुसाइड बेग या स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, डेड सेल्स को एंजाइम्स के थ्रू बिल्कुल डाइजेस्ट कर लेता है। क्या करता है ये, डेड सेल्स को या सेल डेब्रीज को या फिर नॉन फंक्शनिंग सेल ऑर्गेनेल को, मतलब कि नॉन फंक्शनिंग सेल ऑर्गेनेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है ये एंजाइम्स के थ्रू, इसलिए अपन इसको सुसाइडल बेग्स या स्कैवेंजर्स ऑफ द सेल बोलते हैं। ये लाइसोसोम्स का डायग्राम है, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन और अंदर एंजाइम्स है। Plastids. Plastids are double membrane organelles which are found in the cells of plants and algae. प्लास्टिड क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स है, यानी डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती है प्लास्टिड्स में, जो कि किसमें, प्लांट्स और एल्गी में मिलता है। कौन, प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। प्लास्टिड क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है और स्टोर करता है किसको, फूड को। These often contain pigments that are used in photosynthesis। ये क्या है, इसके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स भी होते हैं जो कि किस में काम आते हैं, फोटोसिंथेसिस में। देयर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, थ्री मेन टाइप के प्लास्टिड होते हैं, तीन प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये प्लास्टिड का डायग्राम है। सबसे पहले आती है आउटर मेम्ब्रेन, फिर इसके अंदर आती है इनर मेम्ब्रेन। यहाँ पर एक दो बार आउटर मेम्ब्रेन लिखा है, इसमें एक इनर मेम्ब्रेन भी है। देन अंदर ये कॉइन टाइप का स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं अपन थाइलेकोइड। फिर पूरे बंडल को बोलते हैं अपन ग्रेनम, और ये जो पूरा बंडल जिससे दो बंडल जैसे अटैच है उसको बोलते हैं अपन लेमेला, और अंदर जो ये फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलते हैं अपन स्ट्रोमा। देन इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है और क्लोरोप्लास्ट डीएनए भी प्रेजेंट है इस स्ट्रोमा के अंदर, और स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं अपन। देन है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड इन मोस्ट यूकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है जो कि ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको अपन क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी जो कि एटीपी की फॉर्म में क्या करता है, जनरेट करता है, जो कि एक सेल सर्वाइवल और फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन, एटीपी, जो कि ये जनरेट करता है। इन एडिशन टू एनर्जी प्रोडक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया प्लेज रोल इन वेरियस अदर सेलुलर प्रोसेसेस। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के अलावा भी दूसरे और भी प्रोसेस में काम आता है, जैसे कि सेल सिग्नलिंग में, सेल डेथ में और सेल ग्रोथ में। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, सबसे बाहर है आउटर मेम्ब्रेन, देन उसके अंदर है इनर मेम्ब्रेन, फिर ये जो जिगजैग टाइप का दिखा सिस्टर्न है, इनके अंदर ये छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर है जिनको बोलते हैं अपन देन अपन पढ़ते हैं राइबोसोम्स। इस पूरी पीडीएफ में क्या है, कई कई पर स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थी, गोल्जी अपैरेटस में थी, यहाँ राइबोसोम्स में, तो जस्ट इग्नोर इट। A ribosome is a cellular structure responsible for protein synthesis। राइबोसोम्स का क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम्स आर फाउंड इन ऑल सेल्स, राइबोसोम सभी सेल्स में मिलता है, मतलब कि यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। दे आर टू मेन टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, दो मेन टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, 70S राइबोसोम्स जो कि प्रोकैरियोट्स में मिलता है, और 80S राइबोसोम जो कि यूकैरियोट्स में मिलता है। इसमें देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो डॉट्स है वो राइबोसोम्स है, या मतलब कि सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स मिलते हैं। देन है सेंट्रोसोम। A centrosome is a cellular structure involved in organizing microtubules which are essential for a cell division and other cellular processes।
तो सेंट्रोसोम क्या एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि किसमें जो क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है या माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है, जो कि इसेंशियल है किसमें, सेल डिवीजन में और अदर सेलुलर प्रोसेसेस में। इन एनिमल सेल्स सेंट्रोसोम्स typically contain टू सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स किससे, दो सेंट्रियोल से मिलकर बनता है। ये सेंट्रोसोम का डायग्राम है। देन आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक आता है वैक्यूल्स। द टर्म वैक्यूल मीन्स एम्प्टी स्पेस। वैक्यूल का मतलब क्या होता है, खाली स्पेस। वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक। तो वैक्यूल क्या है, एक मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूइड फिल्ड सैक, यानी कि एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है जिसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है। फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, दोनों प्लांट और एनिमल सेल्स में मिलता है। दे आर मच लार्जर एंड मोर प्रोमिनेंट इन प्लांट सेल्स। तो क्या एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल्स में ज़्यादा बड़े होते हैं। दे प्ले डाइवर्स रोल्स इंक्लूडिंग स्टोरेज ऑफ वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वैक्यूल्स क्या करता है, पानी का स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट्स का स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट का भी स्टोर करता है। ये वैक्यूल्स का डायग्राम है। ये प्लांट सेल है जिसके अंदर ये लार्ज वैक्यूल है, और एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट तो होता है लेकिन छोटा होता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो।